कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो मौन रहकर भी समाज में परिवर्तन के वाहक बनते हैं। बिना दिखाए और शोर के वे पीढ़ियों को अपने व्यक्तित्व और ज्ञान से प्रभावित और परिमार्जित करने की क्षमता रखते हैं। उनके पद चिन्ह हमें अनुकरण की प्रेरणा देते हैं। ऐसा व्यक्तित्व है डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव। आइए जानते हैं उनके बारे में। हिंदी रचनाकार समूह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ एक विशेष मेहमान डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव जी हैं। डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव साहित्य के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली में हिंदी विभाग की अध्यक्ष रही हैं और लगभग 45 वर्षों तक हिंदी का अध्ययन और अध्यापन आपने किया है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में आप कला संकाय के अधिष्ठाता अर्थात डीन रही हैं और वहीं से आपने सेवानिवृत्ति प्राप्त की है। आइए हम आज डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव से बातचीत करते हैं। मैडम, आपसे मेरा प्रश्न यह है कि लगभग 50 या यूँ कहें कि 60 वर्षों से आप साहित्य के क्षेत्र में साधनारत हैं और इसकी एक विशेष पृष्ठभूमि भी आपके साथ में जुड़ी हुई है। हमें बताएं कि आपकी ये पृष्ठभूमि कहाँ से बनी और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। जब मैं क्लास 6 में थी, 6ठी क्लास में जब मैं थी, मेरे पिताजी सवेरे 4 बजे उठ करके हम लोगों को पढ़ाया करते थे और पढ़ते पढ़ते जब हम लोग ऊब जाया करते थे तो वो हिंदी की कोई कविता सुनाया करते थे। कभी पर्यावरण पर, कभी संवेदना पर, कभी समाज पर, कभी राष्ट्र पर, कभी देश पर, कभी परिवार पर। वो एक न एक कविता रोज हम लोगों को सुनाया करते थे। हम लोगों के मन में हिंदी के प्रति जो था वो अनुराग वहीं से हमारे पिताजी ने इस तरह से उत्पन्न कर दिया कि वो बढ़ते बढ़ते आज समय ऐसा आया कि फिर मैं पत्रिकाओं में लिखने लगी, किताबों में आर्टिकल लिखने लगी, दैनिक जागरण में मैं जो साहित्यिक पुनर्नवा आता है उसमें लिखने लगी और अपनी कविताओं के माध्यम से, कभी आर्टिकल के माध्यम से, कभी लेखों और साहित्यिक चर्चाओं के माध्यम से लिखते लिखते फिर मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना उसको पुस्तकाकार रूप भी दूं। जब मैं आकाशवाणी लखनऊ में रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी या दूरदर्शन में साहित्यिक परिचर्चा के लिए लोग बुलाते थे तो उन्हीं लेखों को मैं सोचती थी, उन्हीं लेखों को मैं कभी कभी मेरे मन में आता था कि क्यों ना इनको मैं पुस्तक के रूप में भी परिवर्तित कर दूं। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, हिंदी के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ और मैं पुस्तकें लिख करके हिंदी की सेवा करने में अपने को अग्रणी भूमिका निभाने लगी। आपकी पहली रचना कौन सी थी, आपने कब लिखा और व्यवस्थित लेखन आपका कहाँ से शुरू हुआ और इस क्षेत्र में आप किसे अपना प्रेरणा स्रोत या गुरु मानती हैं? मेरी पहली रचना है, मैं लघु कथाओं को बहुत अच्छा समझती हूँ क्योंकि आजकल मनुष्य के पास विज्ञान के इस युग में समय की बहुत कमी है। तो मैं छोटी छोटी लघुकथा जो मेरे जीवन में घटी थी घटनाएं, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो चाहे परिवार के क्षेत्र में हो, मैंने उन्हीं घटनाओं को लिखा और उन घटनाओं को लेकर के मैंने 2 लघु कथा संग्रह लिखे। और अब तक आपकी मैडम कितनी पुस्तकें प्रकाशित हैं और आपने किन किन विधाओं में लेखन कार्य किया है? समय मेरी 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 3-4 पुस्तकें संपादन की हैं, शेष मेरी मौलिक हैं। और मैंने निबंध विधा में लिखा, कहानी विधा में लिखा, लघु कथाएं मैंने लिखी, काव्य संग्रह तो मेरा इंद्रधनुषी धड़कन एक ही आया है, लेकिन मैं ज्यादातर गद्य में ही लिखती हूँ। मेरा निबंध संग्रह आया और जब मेरा निबंध संग्रह आता था तो लोग इतना उसके लिए प्रशंसा करते थे कि मेरे कई निबंध संग्रह हो गए। 2 लघु कथा संग्रह हुए, लेकिन मेरी अभिरुचि जो है वो लघु कथाओं की ओर ही है। इसलिए कि छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से हम समाज को जो प्रेरणा दे सकते हैं वो शायद
मैं मानती हूँ कि लंबी कथाओं के माध्यम से नहीं दे सकते हैं। वर्तमान समय में साहित्य के क्षेत्र में बहुत ढेर सारा परिवर्तन आ गया है। आप इस परिवर्तन को किस प्रकार से देखती हैं, और विशेष रूप से जब संचार क्रांति का युग आ गया हो तो यह साहित्यिक परिवर्तन को आप कहाँ तक स्वीकार करती हैं? देखिए, साहित्य में परिवर्तन यह आया, वो मैं ऐसा समझती हूँ कि यह स्वार्थ प्रियता के कारण आया। यह लगाव के कारण, हिंदी के प्रति यदि लगाव होगा, स्वार्थ प्रियता नहीं होगी तो निश्चल भाव से व्यक्ति लिखेगा। लेकिन आज जो छल प्रवाहित हो रहा है इसमें, आज जो कपट प्रवाहित हो रहा है, आज जो संवेदनहीनता दिखाई दे रही है, आज जो स्वार्थप्रियता दिखाई दे रही है, आज जो अपने को दिखाने का आडंबर प्रियता दिखाई दे रही है, हम समझते हैं ये साहित्य के लिए बहुत विषम समय है। इसका न होना हमारे जीवन में कुछ न कुछ अवश्य दे जाएगा। आज के लोग कहते हैं कि साहित्य में विभिन्न प्रकार के विमर्श पैदा हो गए हैं। स्त्री विमर्श, युवा विमर्श, आदिवासी विमर्श, किन्नर विमर्श और न जाने कितने कितने विमर्श आ गए हैं। तो आपके लेखन में कोई विमर्श भी आया है, या आप किस विमर्श से प्रभावित होकर के लेखन कार्य अपना कर रही हैं? मेरे लेखन में मैंने एक ही लेखन को वरीयता दी है, वो है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज नारी जो है वह आदिकाल से ही वह अग्रणी रही है। उसको तो हम सृष्टि की जननी कहते हैं। उसमें तो न केवल मानव बल्कि भगवान को भी जन्म देने की ताकत है। उसके बारे में तो मैं इतना ही कहती हूँ कि नारी अगर चाहे तो तकदीर बदल सकती है। नारी अगर चाहे तो तकदीर बदल सकती है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकती है। संस्कार, सेवा और समर्पण के योग से, संस्कार, सेवा और समर्पण के योग से धरती तो क्या, वो आकाश बदल सकती है। तो उसमें जो है पूरी सृष्टि को बदलने की सामर्थ्य होती है। इसीलिए मैंने जो लिखा है, जब उसको परेशान किया जाता है, जब उसके प्रति कोई विरोधी भावनाएं मैं सुनती हूँ तो मेरा दिल बड़ा आहत हो जाता है। और उसी समय में लिखती हूँ कि उस नारी के बारे में आज इस प्रकार का वैषम्य उत्पन्न हो रहा है, जिस नारी ने अपना सर्वस्व समर्पित करके, अपने मायके से आकर के माँ बाप पूरे परिवार को छोड़ करके एक पूरे परिवार की संरचना कर रही है, उसके विकास में कार्य कर रही है, तो उसके लिए कभी व्यक्ति के मन में कोई वैषम्य युक्त भावनाएं उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए। और अगर उत्पन्न होती है तो नारी अब उसका जवाब देना भी जानती है। यह मैंने नारी सशक्तिकरण में व्यक्त करने का प्रयास किया है। पुरुष प्रधान लेखकों के बीच में महिला जो लेखिकाएं हैं, उनके सामने ढेर सारी चुनौतियां आती हैं और आई भी हैं, और उनको उन महिला लेखकों ने स्वीकार कर किया है और आगे बढ़ी हैं। क्या महिला लेखक होने के नाते, महिला साहित्यकार होने के नाते आपके समक्ष भी ऐसी कोई चुनौती आई है, और आपने उसका मुकाबला किस ढंग से किया है? मेरे जीवन में भी कई चुनौतियां आई हैं। सम्मान के क्षेत्र में जब कभी होता है, तो जब मैं देखती हूँ कि मेरा कार्य बहुत अच्छा है किसी पुरुष साहित्यकार से, मैं बहुत व्यस्त भी रहती हूँ। मैं घर का काम करते हुए रात भर बैठ करके जब मैं लिखती हूँ और देखती हूँ कि जब कभी नाम की बारी आती है तो वह पुरुष वर्चस्व वहाँ पर हावी हो जाता है। उस समय मुझे बड़ा कष्ट होता है। आज चूंकि नारी हर क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में विशेष अग्रणी भूमिका निभा रही है, इसलिए पुरुषों के मन में, पुरुष बंधुओं के मन में उनको तो हमारा सहयोगी होना चाहिए, उनको तो हमारे सम्मान में स्वयं आगे बढ़ करके काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। शायद यह उनकी अहमन्यता हो सकती है। मैं तो ऐसा नहीं कहूंगी कि अहमन्यता है, लेकिन यदि है तो हमारे जीवन को, नारी जीवन को सुधारने के लिए, नारी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अगर पुरुष बंधुओं के द्वारा, पुरुष साहित्यकारों के द्वारा थोड़ा सा भी उनको सम्मान, महत्व प्रदान किया जाए तो हम समझते हैं
ये नारी बहुत कुछ कर रही है और चरम का स्पर्श कर सकती है। एक प्रश्न और उठ रहा है मन में कि कई जगह पर मैं पढ़ रहा हूँ कि कोई महिला काम से लौटने के बाद घर पर फिर काम पर लौटती है, यानी बाहर काम करती है और फिर घर आने पर भी घर का काम करती है, यानी घर में भी वो काम पर लौटती है। तो आप ये बताएं कि आपके घर परिवार में क्या ऐसी स्थिति रही, आपको कितना घर परिवार के लोग, आपके पतिदेव, आपके बच्चे, आपकी बहुएं आपको इस क्षेत्र में कितना सहयोग करते हैं? मैं बहुत, जब मैं कॉलेज जाती हूँ, कुछ लिखती हूँ, तो मेरे परिवार के लोगों का, पहले मेरे पिता ने मेरा साथ दिया। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, कक्षा 5 पास थी, लेकिन जब मैं लिखने लगती थी, जब मैं कोई साहित्य का काम करने लगती थी, जब मैं कॉलेज से पढ़ करके आती थी, तो मेरे लिए वो खाना बना करके, नाश्ता बना करके रखती थी और ये कहती थी कि अरे अब तो तुम्हारे लिखने का समय आ रहा है। और वो रात में, उस समय बिजली नहीं थी मेरे यहाँ, बहुत दिन की बात हो गई, वो लालटेन जला करके मेरे पास रख देती थी कि बेटा जब तुम पढ़ लेना, लिख लेना, हमको बताना, हम इसको बुझा देंगे। और जब मैं ससुराल अपने आई, तो यहाँ पर मेरे पति डॉक्टर RB श्रीवास्तव, जो कॉमर्स विभाग में कार्यरत थे, अभी वो भी मेरे साथ रिटायर हुए हैं। मेरी सास जी, मेरे ससुर जी, मेरी ननद, मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, सब लोग मिल करके इतना सहयोग करते हैं। शायद इन्हीं लोगों का समय जो देते हैं ये लोग, मुझे उत्साहित करते हैं ये लोग। जब मैं लिखने लगती हूँ तो मेरा छोटा पोता जो नमन है, वो कभी कभी कहता है कि बड़ी मम्मी आपको कितना होमवर्क दिया जाता है जो आप रात रात में बैठ के लिखती हैं। तो वो भी कहता है, मैं कहती हूँ बेटा थोड़ी देर अंदर ना आना तो मैं अपना होमवर्क कर लूँ जरा। तो वह हमारे बच्चों ने बहुत मेरा साथ दिया, मेरे नाती पोतों ने मेरा बहुत साथ दिया। शायद इसी वजह से मैं इतना सृजन कार्य कर सकी और कर रही हूँ। साहित्य में ढेर सारी विधाएं चल रही हैं, आपको कौन सी विधा पसंद है साहित्य के क्षेत्र में और क्यों पसंद है? साहित्य के क्षेत्र में अभी मैंने बताया, लघु कथा का मैंने जिक्र किया। मुझे कहानी विधा बहुत पसंद है, गद्य में कविता भी पसंद है, पर कहानी विधा मुझे बहुत पसंद है। इसलिए कि कहानी में जिंदगी के किसी एक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है और उस एक मूल्यांकन को, एक विसंगति को या एक संगति को बड़े ही विस्तार के साथ बताने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मैंने भी जीवन की एक एक घटना को एक एक लघुकथा और कहानी के माध्यम से इस प्रकार से उजागर किया है कि पूरा समाज का पूरा यथार्थ चित्रांकन उसमें संभव हो सके। डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव से बातचीत जारी रहेगी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैडम, हिंदी साहित्य में अभिव्यक्ति के नाम पर आजकल एक बहस सी चल पड़ी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और अभिव्यक्ति के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। ढेर सारे लेखक, ढेर सारे कवि इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा गलत ढंग से उठा रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या मत है? जिस साहित्य को हम अपने ड्राइंग रूम में न रख सकें, जिस साहित्य को हम अपने बच्चों के सामने न पढ़ सकें, ऐसा साहित्य लिखने का क्या अर्थ होता है? देखिए, ऐसा है कि हर परिवेश जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज का परिवेश ऐसा है कि न चाहते हुए भी साहित्यकार चाहता है कि वह लोकप्रिय हो जाए और साहित्यकार अपनी लोकप्रियता को बढ़ावा देने के लिए अपने को बिल्कुल समाज का एक अग्रणी और शीर्ष साहित्यकार सिद्ध कर देने के लिए ही वो चाहता है कि समाज की जो अभिरुचि है, अभिरुचि के अनुकूल हम लिखें। और जब समाज के अभिरुचि के अनुकूल वो लिखना चाहता है, कभी वो पैसे के अर्थ के कारण, कभी अन्य स्वार्थवश, तो फिर वो उसमें अश्लीलता का प्रदर्शन करने लगता है।
क्योंकि समाज वही चाहता है। और जब तक ये अश्लीलता समाज साहित्य के माध्यम से समाज में प्रस्तुत होती रहेगी, तब तक साहित्य में इस प्रकार की गिरावट आती रहेगी। हम साहित्य को मानते हैं कि वह समाज में मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रचार प्रसार करता है, वो कल्याण करने के लिए होता है, वो लोगों की सहायता करने के लिए होता है। साहित्य जो है वो मनुष्य का एक प्रकार से सारथी होता है, वो उसके ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के साथ ही साथ वह समाज के विकास में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन जब तक ये अश्लीलता आती रहेगी, जब तक समाज की स्वार्थप्रियता उसकी अभिरुचि के अनुकूल वो लिखता रहेगा, तब तक यह स्वार्थप्रियता उससे अश्लीलता का प्रदर्शन कराती रहेगी। अभी तक हम लोग ये सुनते थे या सुनते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में बड़ी गुटबाजी है, खेमेबाजी है, लामबंदी है। इधर लोग कहने लगे कि राजनीति के क्षेत्र से ज़्यादा साहित्य के क्षेत्र में गुटबाजी है, खेमेबाजी है, लामबंदी हो रही है। तो इस संबंध में आपका क्या विचार है और इसका क्या प्रभाव कभी आपके ऊपर कुछ पड़ा है? देखिए, ऐसा है कि अभी मैं लोक सेवा आयोग गई तो वहाँ मैंने देखा कि जो हेड का जो स्थान दिया जाता है जिसको, उनके लिए जरूरी है कि वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना चाहिए, और जो अन्य कार्य करते हैं मूल्यांकन का, इंटरव्यू का, वो जो है वो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर किया जाता है। एक दिन मैंने पूछा, हमने कहा कि डिग्री कॉलेज से इतने सीनियर हैं लेकिन उनको स्थान नहीं दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें प्रोफेसर्स जो होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है जो अपने को तथाकथित बहुत बड़ा साहित्यकार मानता है, मैं कह रही हूँ, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि वो है, जो मानता है अपने को, वो क्या करता है, आज अपने को मान करके वो जो भी लिख देता है वो उसका चरम पर पहुंच जाता है, उसका विकास हो जाता है, लोगों की प्रशंसा करने लगते हैं, जबकि उसमें गहराई बिल्कुल नहीं होती है। तो आज जिस गहराई की आवश्यकता है साहित्य में, उसमें साहित्यकार यदि खरा उतरे तो वह समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकता है। मत्स्यशरण गुप्त ने भारत भारती में लिखा, विशेष रूप से कविता के लिए, कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। आपकी दृष्टि में कविता का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ये देखिए, सर्वविदित है कि मेरा ही नहीं, कविता का उद्देश्य ही होता है कि वह मानव की संचेतना को, मानव की गहराइयों को, मानव की संवेदना को, मनुष्य के कल्याण को, मनुष्य के पूरे पर्यावरण को वह उजागर करके समाज के समक्ष प्रस्तुत करे। वही कविता का उद्देश्य होना चाहिए। मनोरंजन के लिए कविता नहीं होनी चाहिए। हम मनोरंजन तो है ही, किसी का मनोरंजन होता है सेवा करके, मनोरंजन होता है, किसी को मनोरंजन होता है कि हम कोई अश्लील चीज लिख दें, उसमें उसका मनोरंजन होता है। लेकिन जो कवि आज समाज के समक्ष समाज की गहराइयों की अनुभूति करके समाज की सेवा के लिए लिख रहा है, मानवता के कल्याण के लिए लिख रहा है, उसी की कविता शीर्ष पर होनी चाहिए। आजकल ये कहा जा रहा है कि गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का दुख दर्द वे लोग लिख रहे हैं जो कभी खेतों में गए ही नहीं, जो कभी श्रम किए ही नहीं हैं, एसी कमरों में बैठ करके उस दुख दर्द को लिख रहे हैं। तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि स्वानुभूति और सहानुभूति दोनों में से आप किसे अच्छा मानती हैं? क्या ये प्रक्रिया ठीक है कि वे एसी कमरों में, बंद कमरे में बैठकर गरीबों का दुख दर्द लिख सकते हैं सच्ची प्रकार से? देखिए, दो प्रकार के यथार्थ होते हैं, देखा हुआ यथार्थ और भोगा हुआ यथार्थ। जब हम भोगे हुए यथार्थ को लिखते हैं तब वो चीज बहुत सटीक समाज में आती है, और हमने किसी से सुन लिया, अनुभव कर लिया, और उस चीज को जब हम लिखते हैं तो उसमें उतनी गहराई नहीं होती है हमारी समझ से, जब तक
हम समाज में वो चीज भोगा नहीं है, जिसने उस दर्द की अनुभूति नहीं की है, जिसने किसी को रोते हुए देखा नहीं हुआ सुना है, जिसने किसी के आंसू नहीं देखे, आंसू पोंछे नहीं कभी, वह लिख तो देगा, लेकिन आंसू पोंछ करके जो उस दर्द को लिखेगा, वह सुन करके जो आंसू के बारे में लिख रहा है, वो उतनी गहराई के साथ नहीं लिख सकता है। अब जयशंकर प्रसाद ने जो आंसू लिखा, जयशंकर प्रसाद ने जो लिखा है, निराला ने जो वहां टीले में बैठ करके डलमऊ में जा करके उन्होंने जो अपना दर्द लिखा है, वह दर्द क्या कोई अनुभव करके एक मात्र सोच के आधार पर लिख सकता है? नहीं लिख सकता है बिल्कुल, क्योंकि निराला ने उसे देखा था, उसे अनुभव किया था, उसे भोगा था, और उस भोगे हुए यथार्थ को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, यानी अनेक प्रकार की सृजनधर्मिता के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत। इसलिए मैं निराला को बहुत अच्छा कवि मानती हूँ, मैं जयशंकर प्रसाद को बहुत अच्छा कवि मानती हूँ, मैं दिनकर को पौरुष का कवि मानती हूँ। लेकिन मैं अभी पटना गई थी, दिनकर के घर गई मैं, दिनकर के भैया थे, तो वो कहते थे कि दिनकर के भाई ने बताया कि रामधारी सिंह दिनकर लिखते लिखते उनकी उंगलियां जो थी वो चिपटी हो गई थी, पतली हो गई थी, लेकिन वो इसी कमरे से निकलते नहीं थे। जो उन्होंने सोच लेते थे, जब कभी जाते थे, जो देख लेते थे, उसी को वो लिखते हुए चले जाते थे। अब उर्वशी वगैरह की बात तो छोड़ दीजिए कि उन्होंने किस प्रकार से कल्पना के आधार पर लिखा है, वो तो बहुत ही आदर्श है। लेकिन मैं इसीलिए कभी कभी मैं महादेवी वर्मा के बारे में कहती हूँ, महादेवी वर्मा का लेखन देखिए, जो उन्होंने सफेद साड़ी पहन करके जो उसकी अनुभूति की, उस वैधव्य को, उस दर्द को, उस मुसीबत को, उस आंसू को जो उन्होंने उतारा, जो उस रात की कालिमा को जो उन्होंने उतारा, ऐसा कहाँ लिखा जा सकता है। तो क्या मैं मानती हूँ दलित साहित्य को भी आप स्वानुभूति के रूप में भी देख रही हैं, इसी स्वानुभूति के रूप में देख रही हैं? दलित साहित्य भी उसी तरह से लिखा जा रहा है। दलितों के दर्द का कहाँ बयान किया जा रहा है, उनकी सत्यता का बयान कहाँ किया जा रहा है। मैडम, आप लगभग 45 वर्षों तक प्रोफेसर रही हैं, हिंदी पढ़ा है और पढ़ाया है, अध्ययन किया, अध्यापन किया, पठन किया, पाठन किया। और क्या कारण है कि आज भी लोग जो है हिंदी को द्वैम दर्जे की भाषा मान रहे हैं? यहाँ तक कि कोई रिक्शा वाला भी अपने बच्चे को हिंदी में नहीं पढ़ाना चाहता, वो अंग्रेजी में ही पढ़ाना चाहता है। आप हिंदी की प्रगति से कहाँ तक संतुष्ट हैं, और क्या अंग्रेजी के वर्चस्व को हिंदी रोकने में असमर्थ हो पा रही है अपने को? देखिए, हिंदी के बारे में तो मैं उसकी लोकप्रियता, हिंदी को मैं लोक सिद्ध भाषा मानती हूँ। हिंदी जो है मात्र एक भाषा नहीं है, वो हमारी मातृभाषा है। और हिंदी के माध्यम से जब हम अपने भावना को, अपने उद्गार को व्यक्त करते हैं, तो हमारी राष्ट्रीय संचेतना की भाषा बन जाती है। वह हम मॉरिशस गए 2008 में, मॉरिशस जा करके हमने देखा कि जिस मॉरिशस में, विदेश में क्रियोल भाषा बोली जाती है, वहाँ पर जा करके मैंने देखा कि वहाँ पूरा हिंदी का साम्राज्य है। हिंदी के माध्यम से ही उन्होंने कहा कि गिरमिटिया मजदूर रूप में जब हम लोग यहाँ पर आए, तो हम अपने बच्चों को ले जा करके पेड़ के नीचे बैठाते थे और राम और सीता की कहानियों के माध्यम से उनके प्रति, हिंदी के प्रति अनुराग उत्पन्न किया करते थे। तो हमारी हिंदी जो है वह निश्चित रूप से वैश्विक संचेतना की भाषा है। और हिंदी के बारे में तो मैं कहती हूँ कि हिंदी के 2.5 अक्षर है हिंदी में, हिंदी के 2.5 अक्षर में है विश्व प्रेम का मूल मंत्र। हिंदी के 2.5 अक्षर में है विश्व प्रेम का मूल मंत्र। गतिमान इसी से होता है संस्कार, समर्पण, स्नेह तंत्र। हिंदी विकास की जननी है, हिंदी विकास की जननी है, मानवता की कल्याणी है। जिसको हिंदी से प्यार नहीं, वह कैसा हिंदुस्तानी है। तो अगर हम यहाँ हैं तो हिंदी के प्रति हमारे मन में अनुराग उत्पन्न होना चाहिए। और यही नहीं,
हम समझते हैं कि विदेशों में इस समय हिंदी को जितना बढ़ावा दिया जा रहा है वो शायद हम लोग अपने देश में उसको नहीं दे पा रहे हैं। अभी मैं पढ़ रही थी फिनलैंड का जो हेलसिंकी विश्वविद्यालय है, उस हेलसिंकी विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हुए हैं, प्रोफेसर तातिक। प्रोफेसर तातिक ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा हिंदी के प्रति अनुराग प्रगाढ़ है और इस प्रगाढ़ता को कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता है। उन्होंने हिंदी फिनिश कोश लिखा है और वो कोश प्रकाश में आ गया है, मैंने देखा उस कोश को। और उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर शोध की कोई समस्या नहीं है। अब हिंदी में विदेशों में हिंदी पीठ की स्थापना है, बच्चों को हिंदी पढ़ाया जा रहा है। मैं तो नमन करती हूँ ऑस्ट्रेलिया की जो प्रधानमंत्री थी जूलिया गिलार्ड की। जूलिया गिलार्ड जी एक बार यहाँ पर आई और वो ये हिंदी पूरा सीख करके वहां से आई कि मैं भाई हिंदुस्तान जा रही हूँ। उन्होंने पूछा कि किसी से कि फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज कहाँ है, हिंदी में बड़े शुद्ध शब्दों में उन्होंने पूछा। ऑस्ट्रेलिया की वो प्रधानमंत्री ने जिस व्यक्ति से पूछा उस व्यक्ति ने कहा आई डोंट नो, हिंदुस्तानी व्यक्ति ने। अब आप बताइए कि जब वो कह रहा है, एक हिंदी भाषी देश का व्यक्ति कह रहा है आई डोंट नो, इसलिए अपनी हिंदी बोलने में वो समझ रहा है कि हमारी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, शर्मा रहा है वो हिंदी बोलने में। लेकिन वह विदेशी महिला जो है वो आ करके यहाँ पर किस प्रकार से हिंदी के माध्यम से, और जाते समय उन्होंने, मैं भी वहाँ पर थी, उन्होंने कहा कि अब मैं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अपने देश के साथ ही साथ मैं यहाँ पर बार बार आकर के यहाँ के लोगों की मानसिकता में यह हृदयंगम उनको कराने की कोशिश करूंगी कि आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी के माध्यम से आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, बाजार जाइए तब हिंदी बोलिए, दोस्तों के बीच में हिंदी बोलिए, और इस तरह से देखिए कि आप जब हिंदी बोलेंगे तो आपका नाम कितना शीर्ष पर होगा। तो मैं समझती हूँ ऐसा कि अब देश विदेश में हिंदी की गंगा तो चारों ओर प्रवाहित हो रही है। मोदी जी जब बोलते हैं तो इतने बढ़िया बढ़िया हिंदी के शब्द बोलते हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं, और कहाँ कहाँ विदेशों में जा करके उन्होंने हिंदी की पताका फहराई है। बस जैसे योगा दिवस के लिए है ना, कि जब तक नहीं हुआ था 21 जून, जब मोदी जी ने निश्चित कर दिया, घोषणा कर दी कि 21 जून अब योगा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, मनाया दिया। उसी तरह से हिंदी को जिस दिन घोषणा हो जाएगी सरकार की तरफ से कि अब हिंदी जो है वो वैश्विक भाषा होगी, जिस दिन ये घोषणा हो जाएगी उसी दिन हिंदी जो है वैश्विक भाषा के रूप में जानी और मानी जाने लगेगी। जब कोई व्यक्ति डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव का नाम लेता है तो साहित्य के क्षेत्र में एक चमक और धमक पैदा होती है। आपने लगभग 14 देशों की विदेश यात्रा की है, हिंदी का ध्वज लेकर के घूमी है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपनी वक्तृता दी है, अपनी वक्तृता से लोगों का मन मोहा है। इन सब के पीछे, इस सफलता के पीछे इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? अभी मैं वियतनाम गई थी। वियतनाम में दूतावास में हिंदी में कार्यक्रम था। 14 सितंबर को वहां मैं थी, मेरा उद्बोधन हुआ। मेरे पति पीछे दीर्घा में श्रोता के उसमें बैठे हुए थे। जब मैं बोली और जब दूतावास में मेरा नाम हिंदी में बोलने के कारण शामिल कर लिया गया तो सबसे ज्यादा जो खुशी हुई वो मेरे पति डॉक्टर आर.वी. श्रीवास्तव जी को हुई। उन्होंने कहा कि आज मैं बड़े गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ कि मेरी पत्नी का नाम आज यहाँ पर विदेशों में दूतावास में भी आ गया है। अब मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है और हिंदी की सेवा करने के लिए जहाँ कहीं भी जाना होता है ये मेरे पति की ही प्रेरणा होती है। अगर कभी मैं पीछे भी हट रही हूँ, बाहर जाना है कि अरे भाई कहाँ जाएं, अभी सागर विश्वविद्यालय बुलाया गया, मैंने कहा भाई 1 सप्ताह का टाइम लगेगा आना जाना और वहाँ गोष्ठी अटेंड करना।
वो तुरंत कहते हैं नहीं नहीं मैं भी चलूंगा और जाना है, आप तैयारी करिए चल। उनका मेरे हिंदी के अनुराग के पीछे, मेरी हिंदी की सेवा के पीछे मेरे पति का बहुत बड़ा योगदान है। वो मेरा सहयोग भी करते हैं, और जब कोई पुस्तक आती है तो पहले वो उलट उलट करके पहले वो स्वयं पढ़ लेते हैं और फिर कहते हैं अरे इसमें तो बहुत अच्छा लिखा है। और फिर जब मैं पढ़ती हूँ, समीक्षा उसकी लिखती हूँ या उसके बारे में बात करती हूँ, तो उनको बहुत ही ज़्यादा हर्ष की अनुभूति होती है। तो मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत, चाहे परिवार हो, घर हो, साहित्य हो, राष्ट्र हो, सब की सेवा के पीछे सबसे बड़ा जो योगदान है वो मेरे पति डॉक्टर आर.बी. श्रीवास्तव जी का है। हिंदी में आजकल लिखा तो बहुत जा रहा है, लेकिन पाठकों की संख्या में कमी आ रही है। लोग कहते हैं कि पढ़ने वाले कम हो रहे हैं। क्या आप ऐसा मानती हैं कि गुणवत्ता में कमी होने के कारण हिंदी में पाठकों की संख्या निरंतर घट रही है? देखिए, पाठक जो चाहता है, अगर उसको साहित्य में नहीं मिलता है तो फिर वो उसको पढ़ने के लिए कभी अभिप्रेरित नहीं होता है। अभिप्रेरित तो पाठक तब होता है कि जैसे ही पुस्तक खोला, कोई प्रेरणादायक शब्द मिला, कोई शिक्षाप्रद चीज मिली, वैसे ही वो उसको पढ़ना प्रारंभ कर देता है। और फिर वो चाहे कहानी हो या उपन्यास हो। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि उपन्यास मेरे पास कोई आया, मैंने देखा कि अरे इसका नाम है मातृभूमि, क्या है, क्यों रखा गया मातृभूमि इसका शीर्षक, और मैं आदि से लेकर के 2 दिन में पूरे 500 पेज का उपन्यास में पढ़ गई। लेकिन कभी कभी वहीं पर होता है कि कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, पहले ही उन्होंने ऐसा शब्द लिख दिया है, पहले ही ऐसी अभिव्यक्ति उन्होंने कर दी है। वही जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आपने की थी, उसी के तहत कोई ऐसी चीज लिख दी है, ऐसी घटना दुर्घटना लिख दिया है, जिससे कि मन हट जाता है और पाठक उसको पढ़ने के लिए, मैं ही क्या, कोई भी पाठक उसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो सृजन में जब कुछ होता है, सृजन में जब कुछ ग्रहण करने योग्य होता है, तभी उसको पाठक पढ़ता है। अभी एक अच्छी खबर आई है हिंदी वालों के लिए कि गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार मिला है रेत समाधि पर। इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं? जिस समय मैंने पेपर में पढ़ा इस बुकर सम्मान के लिए, मैंने उनको अपने अंतस्थल से मैंने उनका नमन किया था। मैंने उनको अनंत अपनी मंगल कामनाएं, बधाइयाँ दी थी। बहुत अच्छा, हिंदी की सेवा के लिए इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वह हिंदी के लिए, हिंदी की अस्मिता के लिए, हिंदी के वर्चस्व के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार से उन्होंने अपने इस कृति का सृजन किया है। मैं उन्हें अपने दिल की गहराइयों से उनका नमन करती हूँ और उन्हें बधाइयाँ देती हूँ। उन्हें भगवान बहुत ऊर्जा दे, उनको आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा इतनी उनको मिलती रहे जिससे कि और हिंदी की सेवा करें। आजकल सोशल मीडिया का युग है, संचार क्रांति का युग है, और पुस्तकें जो है पीडीएफ के रूप में इंटरनेट पर आ रही हैं। ऐसे में लगता है कि कुछ दिन बाद पुस्तकों को पढ़ने वाले लोग कम हो जाएंगे। आज भी पुस्तकालयों में खालीपन रहता है, कोई पढ़ने नहीं जाता है, या बहुत कम लोग जाते हैं। सब लोग इंटरनेट पर और मोबाइल पर लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि आगे भविष्य में पुस्तकों के लिए कोई खतरा मंडरा रहा है या पुस्तकें समाप्त हो जाएंगी? देखिए, पुस्तकें कभी समाप्त नहीं हो सकती हैं, पुस्तकें अमर होती हैं। यह जो इंटरनेट है, यह जो गूगल है, यह व्यक्ति अपने से दूर कर सकता है, लेकिन पुस्तकें जहाँ रहती हैं वह व्यक्ति को कालजयी बना देती हैं। जहाँ जिस लाइब्रेरी में जाइए, जब कोई पुस्तक दे तो उस व्यक्ति का पूरा सृजन, पूरा व्यक्तित्व सामने आ जाता है जिसने वो लिखा है। क्या गूगल में लिख करके, गूगल में देख करके हम कोई चीज तो पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में भी जान सकते हैं? उस उनके वक्तव्य को लिखा हुआ जो है उसको पढ़ करके। इसलिए मैं पुस्तकों को मानती हूँ कि पुस्तकें
अमरता की प्रतीक होती हैं, कालजयता का सशक्त माध्यम होती हैं। इसलिए मैं पुस्तकों को ही महत्व देती हूँ। मैं गूगल या इंटरनेट को उतना महत्व नहीं देती हूँ। महत्व है, आज का युग है, कभी हमारे पास मोबाइल है, पुस्तक नहीं ले जा पाए, आप उस समय सहारा लीजिए, पर पुस्तकों को मतलब पीछे करके हम उसको महत्व दें, ऐसा मेरी निगाह में नहीं है। मैं पुस्तकों को नंबर 1 पर रखती हूँ। और वो बात दूसरी है कि इंटरनेट के माध्यम से भी हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर लेते हैं, अच्छी बात है। इंटरनेट आज इतना प्रभावी है कि वो हमारे ज्ञान में भी वृद्धि करता है, पर पुस्तकों से आगे वो नहीं जा सकता। आधुनिक कवि और लेखकों में आपके प्रिय कवि और लेखक कौन कौन से हैं और क्यों हैं? क्या कारण है कि आप उन्हें पसंद करते हैं? मैं आलोक धनुआ को बहुत अच्छा मानती हूँ। इसलिए मानती हूँ कि वह संस्कृति जो अवध के लिए अच्छी हो सकती है, हमारी जो अपनी संस्कृति है, उन संस्कृति और संस्कारों को लेकर आज का जो कवि चल रहा है उसको मैं अच्छा मानती हूँ। कोई भी, बहुत से साहित्यकार ऐसे हैं इस समय, हमारे गुरु जी हैं सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने, उन पर अभी पुस्तक आई है, उन्होंने अवधि के लिए बहुत कुछ लिखा है, तो उनकी पुस्तकें पढ़ करके हम बहुत अच्छा करते हैं। अभी नामवर सिंह थे, वो बहुत अच्छा अपनी मिट्टी से जुड़ करके लिख रहे थे आलोचना के क्षेत्र में भी। तो इस तरह से मैं इन लोगों को बहुत अच्छी कोट का मानती हूँ। और हमारे रायबरेली में तो चाहे निशिहर जी हों, बहुत अच्छा लिख रहे हैं इस समय, पंकज जी लिख रहे हैं, एक मेरा शिष्य है वो नीरज पांडे, वो बहुत अच्छा लिख रहा है। तो कई बच्चे जो हैं बहुत अच्छा इस समय कर रहे हैं, लिख रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कि वो और आगे जाएं और देश की। आपने अवधि की बात की तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि हिंदी की बोलियों के बारे में हिंदी, क्या आप ये मानती हैं कि हिंदी को अगर समृद्ध होना है तो क्या जनपदीय बोलियों को समृद्ध होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जनपदीय बोलियों के माध्यम से ही हम हिंदी को समृद्ध कर सकते हैं। उनकी आवाज़ आप देखिए, शादी विवाह में जो गीत गाए जाते हैं, विवाह गीत गाया जाता है, सोहर गाया जाता है, नकटा गाया जाता है, ये सब जो गीत गाए जाते हैं उनमें कितना दर्द होता है, कितनी आत्मीयता होती है, कितना प्रेम होता है, कितना लगाव होता है उनके साथ, कि उन पर गाने सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। एक अंतिम प्रश्न है कि आप अपने पाठकों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं अपने पाठकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी मातृभाषा के प्रति अनुराग रखें, अपनी संस्कृति और संस्कार को कभी न भूलें, अपने सपने को सदैव बड़ा करें। सपना बड़ा देखेंगे तभी वो सपना साकार होगा। जो उन्होंने चाहा है, जो उनकी भावनाएं, इच्छाएं हैं, उनके अनुकूल कार्य करके जिस देश में उन्होंने जन्म लिया है, वे अपने देश की संस्कृति और संस्कारों को बढ़ावा प्रदान करते हुए राष्ट्र की सेवा में सदैव तत्पर रहें। यही मेरा संदेश है। यह थे डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव जी जो हमसे बातचीत कर रही थी। डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव जी, हिंदी रचनाकार समूह से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रही हूँ कि आपने बहुत ही सौम्य ढंग से, बहुत ही विनम्र ढंग से जो प्रश्न पूछे हैं उनको मैंने जिस रूप में चाहा है आपको बता